क्या बढ़ूं तब आगे? एनपीए नहीं डिस्कस किया था ना? नन परफॉर्मिंग, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। क्या जी बोलिए। क्या? हाँ एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट करने के लिए मतलब मार्केट में रखता है, क्रेडिट लोन क्रेडिट दे देता है। अगर मान लीजिए शॉपिंग मॉल में गए और अकाउंट में पैसा नहीं, क्रेडिट लोन खुद से दे देगा परचेज करने में। बोलने दीजिए। क्लास में थे कल? फिजिकली या मेंटली? हाँ ना, क्या प्रश्न गलत तो इनसे नहीं पूछ रहा हूं कि क्लास में फिजिकली थे या मेंटली थे? विंडो शॉपिंग का मतलब क्या बतलाया था और क्रेडिट कार्ड कल्चर का मतलब क्या बतलाया था? आपने दोनों जोड़ दिया। जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था तो एक हमारे मित्र थे जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, तो वो कुछ है ना, गुरु शिखर चुरु शिखर, गुरु शिखर है ना, तो एक बच्चे ने लिख लिया कि सर गुरु शिखर चुरु शिखर पुरु शिखर। कल हो के पूछा पुरु शिखर कहाँ है सर? बोले अच्छा मैं देख लेता हूँ। 3 दिन के बाद कहीं मिले तब ना। तो चौथे दिन उन्होंने पूछा अच्छा ये पुरु शिखर मिला कहाँ तुमको? तो बोला सर आपने ही तो क्लास में पढ़ाया है। तो गुरु शिखर चुरु शिखर के बाद जो है उसने कल्पना कर ली पुरु शिखर भी होगा। विंडो शॉपिंग का मैंने मतलब बतलाया नहीं कि हम जाते हैं और बाहर से देख दाख करके चले आते हैं, ये विंडो शॉपिंग है। ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, देखने का तो पैसा लगता नहीं है। अब आने वाले समय में लग जाए तो बात अलग है नहीं। और क्रेडिट कार्ड कल्चर का मतलब मैंने बतलाया कि हमारे पास इनकम नहीं है, पॉकेट में पैसा नहीं है, या हमारे पास इतना ही पैसा है जिससे हम अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो डिमांड में क्या स्टैग्नेशन दिखाई पड़ेगा? और डिमांड में स्टैग्नेशन की स्थिति होगी तो मार्केट ग्रो करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं तो कहीं न कहीं डिमांड को बढ़ाते हुए मार्केट के स्टैग्नेशन को तोड़ने के लिए, ताकि मार्केट ग्रो करे, एक आर्टिफिशियल परचेजिंग पावर क्रिएट किया जाता है क्रेडिट कार्ड के जरिए। उसको प्लास्टिक मनी भी कहते। और क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड की तरह होता है। उसमें आपको आपके इनकम और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जो है एक लिमिट दिया जाता कि इतने तक की राशि आप खर्च कर सकते हैं। नहीं तो बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो वो क्या है? एक प्रकार की उधारी है। नहीं, एक प्रकार की उधारी देकर आपकी परचेजिंग पावर को उससे ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है जो परचेजिंग पावर आपकी है। यही चीज़ तो वहाँ पर है, इससे इतर कुछ है
बात स्पष्ट हुई? और कुछ? तो मैं चर्चा कर रहा था एनपीए की। एनपीए किसे कहते हैं, बार बार आप सुन रहे हैं, नहीं? तो 90 days after the due date, neither loan amount nor interest liability, neither 90 days after the due date, non payment of मतलब जो ड्यू डेट है उसके 90 दिनों बाद तक अगर मूलधन या ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा है तो बैंकों का वह एसेट क्या कहलाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नहीं? और नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि अब बैंकों के द्वारा दी गई वह उधारी जो है, जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी वापसी क्या होगी? मुश्किल होती जाएगी। और रिस्क उसका क्या होगा? उससे जुड़ा हुआ रिस्क जो है वह कहीं न कहीं बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? बढ़ूं आगे, यहां से आगे बढ़ूं, मिटा तो। अगर आप देखें ओवरड्राफ्ट, ये क्या है? जनधन अकाउंट के बारे में सुना है? जनधन खाते की एक विशेषता क्या है? जनधन खाते की एक विशेषता है 5,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा, नहीं? मतलब यह कि आपके अगर अकाउंट में पैसा नहीं भी है, उसके कैलकुलेशन के अलग मेथडोलॉजी हैं, तो 5,000 रुपये तक आप अपने जनधन अकाउंट से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्पेशली आप देखेंगे चालू खाता धारक जो होते, करेंट अकाउंट होल्डर जो होते, बैंकों के द्वारा चालू खाता धारकों को दी जाने वाली अग्रिम रकम निकासी सुविधा, मतलब यह जो करेंट अकाउंट होल्डर्स होते, उनकी अकाउंट हिस्ट्री और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए उनको ओवरड्राफ्ट लिमिट उनके लिए निर्धारित किया जाता, और उस ओवरड्राफ्ट लिमिट तक जो राशि होती, उस राशि को
विड्रॉ करने का उन्हें परमिशन दिया जाता, उनके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी ओवरड्राफ्ट की सीमा तक की वो निकासी कर सकते नहीं। इसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, इसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें तो अगला डायमेंशन क्या है? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या है? लोन ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों के बदले दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता? कैश क्रेडिट। ये सामान्य क्रेडिट से क्या होता? ये डिफरेंट फ्रॉम जनरल क्रेडिट, क्योंकि इसमें क्या होता? इसमें जो है नहीं, एट फर्स्ट क्या किया जाता? लेंडर्स लोन अकाउंट, ओपनिंग ऑफ लेंडर्स सबसे पहले ऋणी व्यक्ति का एक अकाउंट खोला जाता है नहीं, और उस अकाउंट में मतलब विड्रॉल अप टू क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट कह दें या सैंक्शनड लोन लिमिट। मतलब जितने का ऋण उसे उसके लिए सैंक्शन किया गया है उतना अकाउंट तक वह अपने अकाउंट से, लोन अकाउंट से वह विड्रॉ कर सकता है। कहेंगे इसमें फैसिलिटी क्या है? इसमें अगर आप देखें तो पार्शियल विड्रॉल की सुविधा है। पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी है और इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन withdrawn amount and not on sanctioned amount। कहने का मतलब यह, अगर 20 लाख रुपए की कैश क्रेडिट सुविधा दी गई है आपको, तो एक लोन अकाउंट खोला जाएगा और उस लोन अकाउंट से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 20 लाख रुपए तक की निकासी कर सकते नहीं, और वो निकासी आप फेज वाइज मैनर में कर सकते। तो आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो 20 लाख के अमाउंट पर नहीं देना होगा, उस अमाउंट पर देना होगा जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है नहीं। तो ये सुविधा क्या कहलाती है? ये सुविधा कैश क्रेडिट कहलाती है। स्पष्ट हुई चीजें? क्या विवेक जी कहीं और हैं? कहाँ हैं? ये फरवरी का महीना चल रहा है, बड़ा खतरनाक है। और आपके चेहरे और चेहरे, वो गाना है, वो शेर है ना, वो उरी उरी से रंगत, ये उलझे उलझे से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरे रात का फसाना। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कुछ असर हो रहा है वसंत का? नहीं, सो ही बच के रहिएगा, बड़ा खतरनाक मौसम आ रहा है, क्लास में ही रहिए।
क्या? हाँ, लोन ही है, लोन ही, एक टाइप का नहीं, ये लोन ही है। बस इसमें यह है कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल लें। किसको? फिर अब आप उधर पहुंच गए दूसरी दिशा। हम लोग एजुकेशन लोन लिए, जो लिए थे पहले, तो हम लोग जमा किए थे कुछ सिक्योरिटी जमीन का जो कुछ भी, उसके एवज में ये था कि जिस दिन से हमने विड्रॉल किया था इंटरेस्ट उसी टाइम से लगना स्टार्ट हो गया था। सारा क्या? सारा का इंटरेस्ट लगना उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था। नहीं तो कैश क्रेडिट सुविधा थी उसमें। ये तो पता है। तब फिर एक होता है कि आपने जो है, ये ओपन करवाना पड़ता है इसका पहले। हाँ वो अलग टाइप ऑफ अकाउंट ही अलग है ये। ये नया अकाउंट तो खुला था सर, बट मैं ये नहीं कह सकता, उसका कंसर्न ये है जहाँ पर कैश क्रेडिट फैसिलिटी की सुविधा है उसी में तो ऐसा किया जाएगा। ऐसा तो नहीं किया जाएगा अगर लोन अमाउंट है नहीं और जनरल लोन अकाउंट है और 20 लाख ट्रांसफ़र किया गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो 20 लाख, तो वो 20 लाख ट्रांसफ़र वन एट ए टाइम आता है। हाँ, अब ये यूपीएससी नहीं या बीपीएससी नहीं पूछेगी, अधिक से अधिक वहाँ पर पूछ सकती है कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, अधिक से अधिक पूछ सकती है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एनपीए, अधिक से अधिक पूछ सकती है व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता ना। और व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या? ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट नहीं लगता। किसमें? उसका प्रोविजन ऐसे कैसे पहले मैंने कहा सबसे बड़ा बनिया बैंक है, सबसे बड़ा बनिया बैंक है तो उनका अपना कुछ सिस्टम होगा। जैसे बेसिकली क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक के द्वारा क्यों दिया जाता है, पर्पस उसका क्या है? करेंट अकाउंट होल्डर जो होते हैं उनके रिलायबल कस्टमर होते हैं, ठीक है, तो उनको ये सुविधा दी जाती है ताकि ऐसा ना हो कि इनका कोई चेक बाउंस कर जाए। तो बैंक की ओर से ये एडिशनल फैसिलिटी है, और बैंक एडिशनल फैसिलिटी देगी तो मुफ्त में कुछ नहीं देती है, उसके बदले जो है, उसके बदले अगर देखेंगे तो वो चार्ज लेगी। ये बातें स्पष्ट हुई? बढ़ूं आगे? अब इतना धीमा करने के बाद भी अगर आप लोग आंख भाव चमकाएंगे तब दिक्कत है भाई। विवेक जी, अब मूव करूं। एक टर्म है सार्वभौम बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, और दूसरा है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब समझते हैं? याद करें, शुरू में जब मैं चर्चा कर रहा था तब मैंने वित्त बाजार का वर्गीकरण दो रूपों में किया था, नहीं? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। नहीं, मनी मार्केट को डिफाइन हमने कैसे किया था? मतलब मैंने कहा था कि ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन ऑफ मनी के मसले को
मनी मार्केट के द्वारा डील किया जाता, और लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन ऑफ मनी को किसके द्वारा डील किया जाता? तो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन ऑफ मनी को कैपिटल मार्केट के द्वारा डील किया जाता। तो बैंकिंग जो है मूल रूप से किसको डील करते? मुद्रा के अल्पकालिक लेन देन को डील करते, और पूंजी बाजार जो है या विकास वित्तीय संस्थाएं जो हैं वो क्या करती हैं? मुद्रा के दीर्घकालिक लेन देन को इंश्योर करती हैं। सार्वभौम बैंकिंग क्या करता है? नहीं, ऑल सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला। अंडर वन रूफ, मतलब एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे सारी वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर आपको बैंकिंग सर्विसेज भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नहीं ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इंश्योरेंसेज फैसिलिटी भी मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप आकर के देखें, यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड सर्विसेज मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको गोल्ड कॉइन सेल एंड परचेजेज भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मार्केट के सर्विसेज भी मिल जाएंगे। पहले ऐसा होता था? बोलिए, कभी किसी प्राइवेट बैंक में गए हैं? अभी HDFC में चले जाएं, ICICI किसी ब्रांच में विजिट करके देखें, आप क्या पाएंगे? आप यह पाएंगे कि डेस्क लगा रहेगा, करेंसी ट्रेडिंग का भी एक ये होगा कि वहाँ पर जाकर के आप नहीं फॉरेन करेंसी का सेल और परचेज कर सकते। नहीं, एक जगह अगर देखें हाउसिंग लोन के अलग स्टॉल आपको मिल जाएंगे, एक जगह जाएंगे मतलब सिक्योरिटी मार्केट के ट्रेडिंग में वहाँ के थ्रू करना चाहते वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे। नहीं, बैंक अगर देखें तो गोल्ड कॉइन भी खरीदने और बेचने का काम करते। आप अगर मूव करें म्यूचुअल फंड के कारोबार में भी बैंक को इन्वॉल्व देखेंगे। आप अगर देखें अब HDFC ICICI जैसे बैंक जो हैं आपको इंश्योरेंस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व दिखेंगे, एक डेस्क उसका भी दिखेगा। अब देखेंगे ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा। पहले किस तरह का मिलता था? अल्पकालिक क्रेडिट का लेन देन वहाँ होता था। अब जो है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सभी प्रकार के नहीं मतलब डेवलपमेंटल बैंकिंग भी वहाँ पर मिल जाएगा। ये बातें स्पष्ट हुई? तो इसको क्या कहते हैं? इसी को यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। इसके कारण आप खुद देखें क्या होगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का क्या होगा? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच का फर्क जो है, डिफरेंसेज जो हैं वो डिसअपियर होते चले जाएंगे, वो डिफरेंसेज
समाप्त तो होते चले जाएंगे। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, कहीं अटक रहे हैं। बतला दूंगा। क्या आप जाकर के देखें, डीमैट अकाउंट से रिलेटेड डीलिंग यहां पर होता है। नहीं समझ में आ रहा? तब तो सब एक बार कैसे जान लीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा ना बतलाने के लिए। हाँ, डीमैट अकाउंट क्या किसको कहते? पहले पैसा निकालने जाते थे बैंक में, जाते थे। घर में माँ पिताजी को देखिएगा पासबुक रखते हैं या नहीं? और आपका बैंक अकाउंट है, पासबुक रखते हैं आप? दोनों रखते हैं, मतलब पासबुक की उपयोगिता है आज के डेट में। हाँ, मोबाइल बैंकिंग करते थे, देखे पासबुक भी आपके मोबाइल पर ही उपलब्ध है, डिटेल ट्रांजैक्शन डिटेल्स उपलब्ध है। नहीं, बूढ़े पुराने लोग जो होते थे, पिताजी हमारे जब तक थे तो स्पेशली 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से हमारे भांजे को बुलाते थे कि मोनो आके थोड़ा पासबुक अपडेट करवा दो। तो मैं कहता था इसकी ज़रूरत क्या है, अब अपडेट करवाने की ज़रूरत क्या? तो उनको लगता था कि अगर अपडेट नहीं करवाएंगे तो जो जमा ये होगा अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। साइकोलॉजी की बात थी। अब कभी आया हुआ है आदमी जा रहा है तो कर देगा, वे स्पेशली इसी काम के लिए बुलाना नहीं। तो आज के डेट में देखें, नहीं, पासबुक रखने और बैंक जाने तक की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत। क्यों? क्यों? तो पहले फिजिकल फॉर्म में पासबुक रहता था, अब जो है डिजिटल फॉर्म में पासबुक रहता है। बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? नहीं। तो डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? नहीं, तो डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि पहले जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले जो शेयर मार्केट के कारोबार होते थे, तो पहले जो सिक्योरिटीज होते थे या उसको शेयर कह लें, शेयर पेपर जो होते थे, उसको आदमी फिजिकल फॉर्म में रखता था या नहीं? आज के कंटेक्स्ट में देखें तो उसको फिजिकल फॉर्म में रखने की ज़रूरत है क्या? उसको फिजिकल फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपका एक अकाउंट होता, उस अकाउंट से वो चीज़ें अटैच्ड होती हैं। नहीं, तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ कि फिजिकल रूप में कल तक जिन चीज़ों को रखते थे उन सबको अब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो फिजिकल फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? डीमैटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। नहीं, और डीमैटेरियलाइज फॉर्म में चीज़ें अगर मौजूद हैं तो वो आपके अकाउंट से अटैच होंगी। तो जो अकाउंट होगा वो क्या कहलाएगा? डीमैट अकाउंट। आज के डेट में आप शेयर बाजार का कारोबार करना चाहते हैं, अपने घर में बैठ करके आराम से अपने डीमैट अकाउंट को खोलें और सेल और परचेज करते रहें। अब इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत है क्या? पहले घर में बैठे कर सकते थे क्या? नहीं, पहले शेयर अगर बेचना है तो उसको बाज़ाब्ता वहाँ भेजना पड़ता था। ऐसा था या नहीं? अब बातें समझ में आई? बढ़ें आगे। और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है?
कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? पैसा कैसे आपका आता है? मतलब एक जगह से ट्रांसफर करके तो अकाउंट में पैसा आएगा। आपका अकाउंट कहाँ है? स्टेट बैंक यूपी पटना का है या? यूपी में रहता और पैसा कहाँ से डाला जाता है? मतलब जिसमें पापा का अकाउंट है उस नहीं, पापा का किस में अकाउंट है, आपका किस में अकाउंट है, ये तो जानना चाहिए। अलग अलग है? नहीं, तो एक अकाउंट बक्सर का है, दूसरा अकाउंट यूपी का है, बलिया का। नहीं, तो ये यूपी के बक्सर के अकाउंट से पैसा बलिया के अकाउंट में कैसे चला जाता है? कोर बैंकिंग का पार्ट है। कोर बैंकिंग दरअसल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है? लिंक होते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो कहते हैं वह यह कि मतलब किसी भी शाखा पर किसी अन्य उसी बैंक की किसी अन्य शाखा में बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाना, ये क्या कहलाता है? आपका जो है बैंक बलिया का है, ठीक है, एसबीआई है, चेक आप लें, ठीक है, और उस चेक को लेकर के यहाँ पर राजेंद्र नगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा निकालने के लिए जाएं, निकलेगा या नहीं निकलेगा? मल्टी सिटी चेक ना तो निकलेगा। मल्टी सिटी चेक का मतलब क्या है? अगर सीबीएस चेक है, जिसको आप मल्टी सिटी चेक कर रहे हैं, वो कौन सा चेक है? अगर वो सीबीएस चेक है तो पूरे भारत भर के किसी भी ब्रांच में जाकर के आप भुना सकते नहीं। तो ये कैसे संभव होता है? ये संभव होता है किसके जरिए? बैंकों की शाखाओं को नेट के जरिए एक दूसरे से नहीं, आज के डेट में देखें, नहीं, दूसरे बैंक में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। किसी और बैंक के आप ग्राहक हैं, किसी अदर बैंक में भी जाकर के आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते। एटीएम देखें, एचडीएफसी में अकाउंट आपका है, एचडीएफसी का एटीएम है, एसबीआई के एटीएम से जाके पैसा निकालते हैं या नहीं? वो भी कैसे संभव होता है? उसी कनेक्टिविटी के कारण तो संभव होता है। बढ़े आगे, बढ़े। इसका मतलब सिंपल सा कोई भी खाता कहीं भी जाकर पैसा जमा कर सकता है और निकाल सकता है, बस उसी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के कारण ऐसा होता है। जब तक ये नहीं था तब तक ये सुविधा नहीं थी। जब तक जो है नहीं कंप्यूटराइजेशन बैंकों का नहीं हुआ तब तक आपको उसी बैंक में जाकर के जमा करना है और निकालना है जिस बैंक में। तो कितनी समस्या पहले आती थी। चेक अगर देते भंजने के लिए तो कई बार चेक के भंजने में जो है 1-1 महीना का समय लग जाता था, 15 दिन का समय लग जाता था, तब तक जहाल बजाते रहिए। होता था ये नहीं? अब वो समस्या आती है। सीबीएस चेक को 24 घंटे में वो क्लियर हो जाता है, लिखा रहेगा, देख लीजिएगा चेक पर। इसे जो है इस बैंक की किसी भी शाखा पर कहीं भी भुनाया जा सकता है। उसी को ना मल्टी सिटी चेक कहते हैं। ये सुविधा सारे बैंक देते हैं या कोई स्पेसिफिक? अब तो सब देते हैं। हम लोग के यहाँ से नहीं है सर। इस बैंक में खाता है वही
वही पैसा जमा करना होता है। किस बैंक में? स्टेट बैंक, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हो सकता है? नहीं, ऐसा तो अब नहीं होना चाहिए। सभी जगह नहीं चला दिया, एक ग्रीन कार्ड चला दिया, आप उसको अपने नाम से रजिस्टर कर लेंगे तब जमा कर सकते हैं। अरे भाई तो हुआ ना। हाँ, तो वो एडिशनल सिक्योरिटी के बाद अब देखते हैं, आप पड़ोसियों निकाल के ले जाता है बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से, ठीक है। बैंकिंग फ्रॉड के तहत 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर को निकाल लिया गया, 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर। बढ़ो, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार की होती है। कौन कौन? सस्ती मुद्रा नीति और दूसरा महंगी मुद्रा नीति। सस्ती मुद्रा नीति को क्या कहते? सस्ती मुद्रा नीति को चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। चीप मनी पॉलिसी में क्या होगा? इजी टर्म एंड कंडीशन पर क्रेडिट एट इजी टर्म एंड कंडीशन, क्रेडिट एट इजी टर्म एंड कंडीशन। नहीं, लोअर इंटरेस्ट रेट। तो चीप मनी पॉलिसी क्या करेगा? मुद्रा प्रसार को, मनी सर्कुलेशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। नहीं, और चीप मनी पॉलिसी अगर मुद्रा प्रसार को बढ़ावा देने वाला होगा तो दो चीजें होती हैं चीप मनी पॉलिसी के कारण। नहीं, एक तो चीप मनी पॉलिसी प्रो ग्रोथ होती है, समृद्धि और विकास को क्या करती है? समृद्धि और विकास में जो है को प्रमोट करती है। लेकिन एट द सेम टाइम देखेंगे यह इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या है, या मुद्रास्फीति का दबाव, महंगाई का दबाव क्या कहती है? लेकिन महंगी मुद्रा नीति में क्या होता है? नहीं, तो महंगी मुद्रा नीति में स्ट्रिक्ट टर्म एंड कंडीशन फॉर क्रेडिट, या क्या करता है? इट चेक्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, या मुद्रा प्रसार को क्या करता है? या मुद्रा प्रसार को हतोत्साहित करता है। नहीं, यह मुद्रा प्रसार को क्या करता? यह कहीं न कहीं मुद्रा प्रसार को हतोत्साहित करता हुआ आता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखें, करेंसी कितने प्रकार की होती है? समझ में आई बात? आप खुद अगर सोचें, महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई क्या करती है? महंगाई अगर बढ़ रही है तो आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा देती है। आरबीआई ब्याज दर को बढ़ा देगी, नहीं तो आरबीआई जो बैंक को पैसा देती है
उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो बैंक कम पैसा लेंगे, और आरबीआई बैंकों के जमाओं पर जो पैसा देती है, इंटरेस्ट देती है, बढ़ा देने की स्थिति में बाजार में जो अतिरिक्त लिक्विडिटी है वो किसके पास आएगी? आरबीआई के पास आएगी। नहीं तो उस स्थिति में बाजार में मुद्रा प्रसार क्या होगा? घट जाएगा। नहीं, दूसरा, अगर मुद्रास्फीतिक दबाव ज़्यादा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा है, नहीं तो इंटरेस्ट रेट ही नहीं, जो क्रेडिट नॉर्म्स हैं उसको भी वो क्या करती है? क्रेडिट नॉर्म्स को भी टाइट कर देती है।